नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। मैं हूं अकरम जैदी। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। मेरठ में एक तरफ पटाखे जलाकर दिवाली मनाई जा रही है तो दूसरी तरफ कुछ लोग आंसू बहा रहे हैं। ये आंसू कोई और नहीं बल्कि शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट के वो व्यापारी और उनके परिवार वाले बहा रहे हैं जिनकी दुकानों के हाल ही में आवास विकास के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। 661/6 कॉम्प्लेक्स के व्यापारी शासन प्रशासन की अनदेखी से नाराज शुक्रवार को अपनी ध्वस्त की गई दुकानों के सामने धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों पर उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोई भी जनप्रतिनिधि उन्हें दिलासा देने नहीं आया, उन्हें राहत देने की बात नहीं की गई। सेंट्रल मार्केट बाजार बंद होने पर जनप्रतिनिधि आए और मिठाई खिलाकर दुकान खुलवाकर चले गए। इस बात से गुस्साए व्यापारी और उनके परिवार वाले गमगीन माहौल में शुक्रवार से धरने पर बैठ गए। इस दौरान व्यापारियों से मिलने सपा विधायक अतुल प्रधान पहुंचे। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले दुकानें टूटी, दूसरे दिन ही पटाखे जलाकर जश्न मना दिए। ये बेहद लापरवाही का काम है। उन्होंने कहा कि शाम 4 बजे दिशा की मीटिंग में इस पर बात करेंगे। वहीं पीड़ित दुकानदारों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों ने अब तक हमारी सुध नहीं ली है, कोई नेता हमसे मिलने नहीं आया। हम पीड़ित व्यापारियों ने आकर अब तक किसी ने हमसे बात नहीं की है, ना ही हमें सांत्वना दी है। हमारी रोजी रोटी चली गई, हम बेरोजगार हो चुके हैं, लेकिन नेताओं ने बाजार खुलवाने के लड्डू खाए और चले गए। हम किस हाल में हैं ये किसी ने नहीं जानना चाहा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल मार्केट के आवासीय भवन 661/6 में आवासीय कॉम्प्लेक्स 25 अक्टूबर को ध्वस्त कर दिया गया था। 2 दिन तक लगातार कार्रवाई कर पूरा कॉम्प्लेक्स जमींदोज कर दिया गया। आवास एवं विकास परिषद की ओर से 661/6 के साथ ही 31 अन्य भूखंड के ध्वस्तीकरण को भी नोटिस चस्पा कर दिया। 22 सितंबर को आवासीय भवन में शुरू हुए जैना ज्वेलर्स को 15 दिन में बंद करने का नोटिस लगाया। मैं पहले भी, मेरा घर यही पास नहीं है, ये हमारी खुद की मार्केट है, हमारी खुद की जगह है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज जो अभी 3 दिन पहले जो निर्णय हुआ है, जो 3 दिन पहले जो बात हुई है, उसमें मुझे सीरियसनेस नहीं दिखाई दी। आपको सीरियस होना चाहिए। इतनी बड़ी घटना जो घट गई हो, अभी 2 दिन पहले लोग रो रहे हो, बिलख रहे हो, परेशानी दिक्कत में हो, और मैं समझता हूँ कि कोई अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज सिर्फ और सिर्फ आप सदन में कर सकते हैं, नियम लाके कर सकते हैं। तो मेरा अपना यही कहना है कि आज दिशा की मीटिंग है 3 बजे से। मैं दिशा की मीटिंग में उस लेटर के साथ पहुंचूंगा और मैं जिम्मेदार अधिकारियों से, जिम्मेदार नेता जो वहां पर हैं, मैं उनसे जरूर ये बात पूछूंगा कि आप ये बताइए, जरूर बताइए ये वाली चीज कि आप ये वाला लेटर क्या कमिश्नर साहब या आप लिखने में अथॉरिटी हैं? आप भी उनसे जरूर सवाल करिए। हमारी पूरी संवेदना, हमारी पूरी सिंपैथी इनके साथ है। जैसे ही सदन चलेगा, मेरी माननीय अखिलेश यादव जी से वार्ता हुई है और अखिलेश यादव जी ने भी लोकसभा में उठाने की बात की है, साथ साथ हम लोग सदन में भी उठाएंगे। मैं सदन में मांग करूंगा इस चीज की बाकायदा विधानसभा में कि नियम लाकर सरकार इसका लैंड यूज चेंज करे और लैंड यूज चेंज करके जो व्यापारी पहले तो सबसे पहले जिनकी टूट गई है उनको मुआवजे के रूप में पैसे दे, उनको जगह दी जाए, दुकान बना के दी जाए, और इसके साथ साथ भरपाई करने के लिए इसके साथ साथ जो नई बिल्डिंग खड़ी है रेजिडेंशियल इस तरह की, उनके लिए कुछ ना कुछ नियम सरकार बनाए, लैंड यूज इसका चेंज करे जिससे व्यापारियों को लाभ मिल सके। ये जो मेरे पीछे आप मलबा देख रहे हैं, ये मेरठ के सेंट्रल मार्केट के 661/6 कॉम्प्लेक्स का है। और ये जो कॉम्प्लेक्स था, इसमें 22 दुकानें थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जिन्हें पूरी तरीके से बुलडोज़र कार्रवाई के तहत तोड़ दिया गया। अब इनके जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और इनका कहना है कि हमें कोई भी राहत जो है वो नहीं मिली है सरकार की तरफ से। दुकानें तो तोड़ दी गई हैं, उनसे चलने वाले जो 22 परिवार थे और उन 22 परिवारों के साथ जो वहाँ पर काम करते थे वो परिवार, वो सारे के सारे बेरोज़गार हो गए हैं। तो यहाँ पर कुछ व्यापारी हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या उनका कहना है। क्या कहना है, आज आप धरने पर फिर बैठे हैं? बस हमारा यही कहना, हमारा दुकानें हमें दीजिए वापसी। हमें नहीं पता, हम थक चुके। आप किसी से मिले, किसी ने सुनी नहीं? आप हमारी किसी ने सुनवाई नहीं, किसी ने हमारे लिए कोई नहीं आया, हमारी मदद करने कोई नहीं आया, ना हमारी पुकार सुनने कोई आया। हम तो उन्हीं की उस पे आस पे बैठे हुए हैं कि वो आए हमारी सुने। लेकिन कुछ दिन पहले अभी एक आदेश आया था कि नगर निगम के तहत कुछ जो राहत है वो मुहैया कराई जाएगी। पता नहीं, जब मिलेगी तभी तो करेंगे ना विश्वास। आप बताइए किस पे विश्वास करें, किस पे ना करें। कोई आए तो सही हमारे लिए, कोई खड़ा नहीं हो रहा। हम ही जा रहे हैं बार बार, कोई तो आए हमारे लिए। यहाँ जो
31 दुकानें और थीं, उन्हें नोटिस दिया गया था, लेकिन उनको बचाने के लिए जो जनप्रतिनिधि थे वो यहाँ पर पहुँचे थे। आपके पास नहीं आए क्या वो? हमारे पास कोई नहीं आया, हमारी फरियाद सुनने कोई नहीं आया, हमारे लिए कोई नहीं आया, और सबके लिए सब आए और सबको न्याय भी मिल गया। हमारा क्या कसूर था जो हमें न्याय ना मिला? हमें अपराधी घोषित कर दिया। 661/6 वाले क्रिमिनल्स थे, इसलिए उनके लिए कोई नहीं आया। और उसके बाद अवमानना भी ख़त्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट की प्रतिनिधि भी आ गए और उनके ऊपर से सब उनको आश्वासन दे दिया कि आपके साथ कुछ नहीं होगा। तो इस बिल्डिंग के साथ क्यों किया गया, हमें ये पता बताएं और हमें दोबारा स्थापित करके दें, हमारा व्यापार स्थापित करें, हमारी दुकानें हमें वापस दें, बना के दें। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना कोई आसान काम नहीं है, हमारी पूरी ज़िंदगी लग गई इसमें। हमारी जब से शादी हुई है हम तब से यहाँ पे काम कर रहे हैं और आज हम बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए और हमें कितनी बीमारियाँ हैं, हम इलाज कहाँ से करेंगे बताओ। कितने परिवारों का गुजर बसर चलता था? देखो 22 दुकानें थी, उसमें आप ये सोचो कि वर्कर्स थे, उनके बच्चे थे, उनकी फैमिलीज थी, 100 से ज़्यादा परिवार होंगे। कितने लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, अब वो बेचारे क्या करेंगे। चलो हम लोगों का तो ये है, हमारा तो नुकसान हो गया, हम तो जहर खा के मर जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। वो तो कई काम कर लेंगे, फिर भी कर लेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारा तो सब कुछ ख़त्म कर दिया उन्होंने। बताइए। तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि पहुँचे थे, 31 दुकानों को नोटिस थामा था, उनको बचाने के लिए आश्वासन दिया था कि वो जो दुकानें हैं वो अब नहीं तोड़ी जाएंगी। आपसे किसी तरह की कोई बात? क्योंकि ये बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। यहाँ पे आतंकवाद चलता था, आपको नहीं मालूम था क्या? यहाँ आतंकवाद चलता था, यहाँ सब कानून विरोधी काम चल रहे थे, इसीलिए हुआ। इसीलिए कोई प्रतिनिधि नहीं जी, हम अवमानना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब कैसे कर सकते हैं वो अवमानना? अब वो कैसे सबके साथ आए, अब कैसे वो लखनऊ चले गए और वो भी एक दिन में? हम 10 साल से भाग रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं आए और वो अब एक दिन में चले गए लखनऊ। 4 घंटे में जाकर वापस भी आ गए अवमानना के खिलाफ। अब तक क्यों नहीं आए? हमें ये कह दिया नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम बड़े शांति से बैठे, नहीं जी गवर्नमेंट हमारे साथ है, सब हमारे साथ है, लेकिन कोई हमारे साथ नहीं था। सब हमें झूठा आश्वासन दिया गया, एंड तक हमसे झूठ बोला गया। बिल्कुल कोई नहीं मिला हमसे। भाई मैं सब कह चुका हूँ, अब हमारे पास शब्द ही पर नहीं बचे हैं, आंसू भी सूख चुके हैं। अब हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि आप हमारी जगह में वापस करें और हमारी दुकानें बना कर दें। आपको इंसाफ नहीं मिला? ये तो आप देख के खुद ही कह सकते हो कि इंसाफ हमें मिला है या नहीं मिला है। जो 31 दुकानें और थीं उनको तो मिल गया है। भाई उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, हम नहीं चाहते जैसे हम बर्बाद हुए कोई भी बर्बाद हो। दुकान जिसकी जैसी है वो ऐसी बनी रहे, जो दुख हमने झेला है वो कोई ना झेले। हमारा कोई दुश्मन भी इस तरह के ख्वाब में भी ऐसा ना झेले। तो 31 दुकानों की कोई बात नहीं, हमें वो हमारे व्यापारी भाई हैं, उनसे ही बाजार है। आपने कोशिश की उनसे मिलने की, किसी बीजेपी के जनप्रतिनिधि से? हम तो पिछले 1 साल से वाजपेयी जी के साथ लगे रहे। वाजपेयी जी ने बहुत मेहनत की, पूरी जो नई नीति आई है वो उनकी वजह से आई है, उन्होंने सारी कोशिश करके बनाई है, लेकिन उसका भी हमें लाभ नहीं मिल पाया। चाहे दुनिया उसका लाभ उठा लेगी पर हमें उसका लाभ नहीं मिल पाया। हाल फिलहाल की मैं बात कर रहा हूँ, अभी हाल फिलहाल में आपने इस मुद्दे को लेकर किसी से बात की? इस मुद्दे के बाद तो अभी हम उठने के लायक नहीं है। आप किसी से मिलने और उसकी तो बहुत दूर की बात है। उनको भी देख के आना चाहिए था। हम पीड़ित हैं तो शायद उनको हमसे मिलना चाहिए था। क्या कहना चाहेंगे मैम, दुकानें जो हैं वो दोस्तों को यहाँ आश्वासन मिला नहीं मिला? अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं है और मुझे तो लगता है कि आश्वासन भी ये क्या दे देंगे। कैसे हम जिंदगी जिएंगे? हमारी तो जिंदगी रुक गई है बिल्कुल ही। बच्चे भी, छोटा बेटा है वो बीमार हो गया, ब्लड प्रेशर उसका हाई हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है वो। मतलब कहाँ से हम बच्चों की हेल्थ वापसी लाएंगे? हमें कुछ भी करके दे दें।
और बिल्कुल हमसे ऐसे व्यवहार किया गया कि जैसे हम किसी का मर्डर कर दिया है, हमने पता नहीं क्या कर दिया है कि जिसके लिए इन्होंने हमारा एकदम ऐसे रौंद दिया गया, कुछ नहीं सोचा गया किसी फैमिली के लिए, किसी के लिए भी। अब जिंदगी बस मन कर रहे हैं कि हमारे ऊपर भी चल जा रहा था बुलडोजर, हम भी खत्म हो जाते, हमारा ये रोज का ये खत्म ही हो जाता। और हमें कोई किसी की तरफ से भी कोई आश्वासन कुछ नहीं मिला है। कोई जनप्रतिनिधि उस दिन आगे नहीं आए हमारे लिए, सांत्वना देने के लिए आना चाहिए था। हमें बहुत विश्वास था, हमें इतना विश्वास था, भगवान पे भी था और इन पे भी था कि हमारी सरकार है, कुछ नहीं होगा हमारे साथ। मैं लास्ट मिनट तक कहती रही कि बच्चों कुछ नहीं होगा, बस आगे का तोड़ के वो चले जाएंगे। अब हम कैसे दोबारा करेंगे? आंखों के आगे हमारे दिल के टुकड़े कर दिए सबके, क्या हाल हो रहा था सबका, क्या हुआ था। 2 दिन तक तो बोलने की स्थिति में भी नहीं रहे, ना खाना ना पीना, कुछ नहीं घर में चल रहा। मतलब इतना बुरा कर दिया कि ये कहीं मुझे तो लगता है कभी कहीं हुआ ही नहीं होगा। जिनकी दुकानें बची हैं उनके लिए हम दिल से दुआ कर रहे थे कि उनके साथ ना हो, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ वो अगर कहीं और हो तो पता नहीं कितनों की जिंदगी, कितने लोग हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, क्या हो जाएगा सब। लेकिन आपको भी तो राहत देनी चाहिए थी, आपका भी तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हम तो राहत मांग रहे हैं कि भाई हमें इस तरीके की राहत दी जाए कि हमारा कुछ फायदा हो, उसमें इस तरीके से ना हो कि ये दे देंगे वो दे देंगे। ये आश्वासन नहीं चाहिए, हर चीज लिखित आश्वासन चाहिए और अच्छे से सोच समझ के दिया जाए कि क्या चीज क्या क्या छीन लिया गया है हमसे। अब हमारे जख्मों पे वो सारी जिंदगी मरहम चाहिए हमें, उसके लिए हम कैसे मरहम कैसे लगाएंगे अपने जख्मों पे। तो ये है पीड़ित परिवार, इनका दर्द आप समझ सकते हैं और यहाँ पर जो इनके आंसू हैं वो जायज़ हैं। कल तक ये सरकार से बहुत बड़ी आस लगा रहे थे, इनका कहना है कि सरकार इनकी है, ये इनको आस लगा रहे थे और आज इनकी किसी भी तरीके से कुछ सुनी नहीं गई है। हमारे साथ वादवा जी हैं जो इस बिल्डिंग के मालिक थे, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई राहत नहीं? देखिए, हमें उम्मीद है सरकार हमारी मदद जरूर करेगी। हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं है। बस हमें मौखिक तौर पे ना कह करके लिखित रूप में हमें आश्वासन दिया जाए और प्रशासन हमारी मदद कर भी रहा है, इसमें करना भी प्रशासन को ही है। हमारी नाराजगी मात्र उन प्रतिनिधियों से है जो इस समय दुख की घड़ी में भी हमारे साथ खड़े नहीं हुए, बस इसके अलावा हमारी वो आए नहीं अभी तक कोई भी। इनका कहना है कि बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि वो अभी तक इनसे मिलने नहीं आया है और इनकी मांग है कि इनके साथ वो खड़े रहें और इनके लिए जो बिल्डिंग इनकी टूटी है, जो दुकानें ध्वस्त हुई हैं, उससे जो परिवार हैं उनका रोज़गार छिना है, उस रोज़गार के लिए कुछ ना कुछ राशि जो है, कुछ ना कुछ राहत है वो इनको मुहैया कराई जाए। और ये लगातार इनका जो आंदोलन भी नहीं है, इनकी एक सिर्फ एक मांग है, एक इंसाफ की। कैमरामैन अमित सैनी के साथ शिवांग शर्मा, मेरठ, अपना जिला। यह खबर मेरठ से आ रही है। एक हफ्ते में ही परिस्थितियां और नेताओं के बयान किस तरह से बदल जाते हैं, ये कल रात मेरठ के सर्किट हाउस में देखने को मिला। अभी कुछ दिन पहले ही जो मेरठ भाजपा का प्रतिनिधिमंडल रात में मेरठ के एसएसपी विपिन ताड़ा से मिलकर मेरठ के तेजगढ़ी पर व्यापारी से नाक रगड़वाने वाले विकुल चपराना पर गंभीर धाराएं लगाने की मांग कर रहे थे, कल रात वही सारे भाजपा के मेरठ के आला नेता व्यापारी विकुल चपराना और व्यापारी सत्यम रस्तोगी के परिवारों के साथ मिलकर समझौता करा रहे थे। यह समझौता बेहद जरूरी भी था क्योंकि पीड़ित और इस घटना में पीड़ा देने वाले जाति से दोनों ही भाजपा का कोर वोट बैंक है, लिहाजा मामला अब निपट गया है। दोनों पक्षों में समझौता हो गया है और जल्द विकुल चपराना अब जेल से बाहर आ जाएगा। सुनिए फैसला होने के बाद कैंट विधायक अमित अग्रवाल को। समझौता दोनों के बीच में हो गया। विपुल चपराना के परिवार के लोग आए थे और कई दिन से ही प्रयास में थे कि भाई ये हो जाए, उनके बच्चे जेल में हैं, प्रयास किए थे और उन्होंने निंदा भी कर दी थी, पहले ही निंदा कर दी थी कि हमारे बच्चे ने ठीक नहीं किया है और ये उसका कृत्य ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। और सत्यम रस्तोगी के परिवार के लोग भी उस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, तो उन लोगों ने दोनों ने हम लोग को पार्टी के नेताओं से, मुझसे, सांसद जी से, अध्यक्ष जी से सबसे बात की थी, तो सबने मिलके ये आज मामला निपटवा दिया। सत्यम रस्तोगी को भी समझाया गया कि भाई वो लोग व्यक्तिगत रूप से माफी मांग रहे हैं और दो ही बातें हैं, व्यक्ति जब खुद गलती मान रहा है तो वो भी दंड है और सरकार जो न्यायालय दंड देगा वो भी दंड है। जब इन्हें अपने आप को खुद ही मान लिया है तो न्यायालय के दंड की फिर क्यों ज्यादा अपेक्षा करनी। नहीं, कोई विरोध होता तो आपने देखा ना, दस्तखत किए हैं अपने आप समझाने में दिक्कत होती नहीं, कोई दिक्कत समझाने में नहीं आएगी।
और वैश्य परिवार के लोग तो समझ ही जाते हैं। इसका सर कहने के बिहार के चुनाव में पड़ रहा था सर, जो लगा कि नहीं, बिहार के चुनाव में पढ़ना कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने कोशिश की भुनाने की। जो पीडीए की बात करते हैं, पिछड़े की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अल्पसंख्यक में भी मुस्लिम की बात करते हैं, वो लोगों ने सोचा कि वहां तो गुजर है नहीं, पिछड़े में गुजर बिरादरी वहां रहती नहीं है, तो गुजर से तो नुकसान कुछ होना नहीं, बनियों को अपने फेवर में कर लो। उन्हें मालूम वह समाज तो समर्पित समाज है बीजेपी के लिए, तो उन्होंने वहां पे बनियों का पक्ष ले लिया। यहाँ पर उनके समधी आने के लोग, लालू के समधी मुलायम सिंह, उन लोगों ने यहाँ पर जो है सपा ने गुजर समाज की बात करी। गुजर लोग महापंचायत कर रहे हैं गाजीपुर गांव के अंदर, गरमवीर गुमी उनके जिला अध्यक्ष, वो उनकी तरफदारी कर रहे हैं। कांग्रेस के गौरव भाटी उनकी तरफदारी कर रहे हैं। तो वो तो उसको राजनीतिक रोटियां सेकने की तरफ ले जा रहे थे, राजनीतिक रोटी सेकनी प्रारंभ कर दी थी। तो ये सब बड़ा नुकसान हमेशा सनातन का और हिंदू धर्म का होता है। इस तरीके से यदि हिंदू धर्म के दो वर्गों के अंदर, दो जातियों के अंदर कोई वेमनेस होता है तो उससे बड़ा नुकसान होता है। उसको रोकने की जिम्मेदारी हमारी थी, हमने रोका उसको। बीजेपी ने विपक्षी दलों को पटकनी दे दी, समझौता करा। नहीं, हम तो अपने काम में लगे रहते हैं, हमें किसी को पटकनी नहीं देनी होती, पटकनी तो अपने आप खा जाते हैं। यह खबर मेरठ की है। शुक्रवार दोपहर मेरठ से दिल्ली की ओर जा रही जालंधर एक्सप्रेस की चपेट में आकर रेलवे ट्रैक के पास घूम रहा बस्ती का रहने वाला 14 वर्षीय अंकुर घायल होकर ट्रेन और ट्रैक के बीच फंस गया, जिसे देखकर जालंधर एक्सप्रेस के लोको पायलट ने तुरंत ब्रेक लगा दिए और लोगों की मदद से घायल को बाहर निकाला। वहीं लोको पायलट ने इस बात की जानकारी तुरंत परतापुर रेलवे स्टेशन को दे दी और परतापुर रेलवे स्टेशन कर्मचारियों ने 108 एम्बुलेंस को वहां बुला लिया। एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए लोको पायलट सहित रेलवे स्टेशन कर्मचारियों और एम्बुलेंस कर्मियों ने सतर्कता दिखाई और ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही वहां एम्बुलेंस भी आ पहुंची। इसके बाद घायल अंकुर को सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे और मानवता के नाते जिस तरह जालंधर एक्सप्रेस के लोको पायलट सहित परतापुर रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों व एम्बुलेंस कर्मचारियों ने सतर्कता दिखाई, वहीं कहीं ना कहीं सराहनीय है। ये हमारा भतीजा आया भाई, वो हमारे दौरे यहाँ से फोन आया था कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया ट्रेन से। अच्छा। तो हम एकदम आए, हम छोड़ कर आ गए थे कि देखे क्या हुआ, तो यहाँ जाकर पता लगा ट्रेन से टक्कर हुई। 15 साल के पत्रकारिता इतिहास में मैंने पहली बार ऐसा देखा है जो परतापुर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, वो कभी नहीं देखने को मिला। क्योंकि बता दें कि आपको पुट्ठा रेलवे फाटक से कुछ दूरी पर एक आज एक्सीडेंट हुआ। रेल ट्रैक पर कोई व्यक्ति घूम रहा था जिसका नाम अंकुर है, नई बस्ती का बताया जा रहा है, 24 वर्षीय उसकी उम्र है। उस टाइम पर जालंधर एक्सप्रेस बड़ी स्पीड से आ रही थी, उसकी चपेट में आकर व्यक्ति घायल हो जाता है। उसी समय ट्रैक के बीच और ट्रेन के बीच वह व्यक्ति फंस जाता है। तो ट्रेन का जो लोको पायलट था वह अपनी ट्रेन बड़ी स्पीड से रोकता है और ट्रेन को कुछ दूरी तक पीछे तक हटाकर उसको कैसे कैसे लोगों की मदद से निकालता है और ट्रेन में लेटा लेता है, जब तक उसकी जिंदगी थी और बचाने का उसका प्रयास था। क्योंकि जो लोको पायलट ने तुरंत सूचना दी परतापुर रेलवे स्टेशन पर और बताया कि ऐसे ऐसे एक एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट में एक युवक घायल हो चुका है। परतापुर रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों ने भी तुरंत सूचना देकर एक जो सरकारी एम्बुलेंस को बुलाया और सरकारी एम्बुलेंस भी तुरंत वहां पहुंच गई, क्योंकि सबको पता था किसी भी तरह से एक व्यक्ति की जान बचाई जा सके। लोको पायलट की हिम्मत और उसने जो घायल व्यक्ति को लहूलुहान था उसको अपने स्ट्रेचर पर डालकर परतापुर रेलवे स्टेशन तक लेकर आए। यहाँ पर पहले से ही एम्बुलेंस इन लोगों ने बुला ली थी। यहाँ के इन सभी लोगों को और लोको पायलट को हम जो सलाम करते हैं, एक व्यक्ति को बचाने के लिए जो इन लोगों ने हिम्मत दिखाई है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। सर, मैं जानना चाहूंगा जो आज की जो घटना हुई, अभी यहाँ पर सारा लहूलुहान मामला था, एक व्यक्ति की हालांकि जान चली गई, आप लोगों ने प्रयास तो काफी किया, क्या मामला था पूरा? ये तो सुपर के ड्राइवर साहब ने बताया था मैं VHF सेट पे कि भाई इंजर्ड हो गया एक आदमी, तो हम इधर उठा कर ला रहे हैं, वो तो उठा कर ले गए, यहाँ पे हमें दिया, हमने एम्बुलेंस को पहले भी फोन कर रखा था, एम्बुलेंस आई और उसको ले गई। सर, इसका नाम और जो डिटेल पता चली है वो कैसे पता चली है? नाम और डिटेल हमें नहीं, वो लिख के देते हैं ना ड्राइवर साहब को, ड्राइवर साहब लिख के देते हैं, ड्राइवर और गार्ड
स्टेशन मास्टर को लिखित में देते। सर आपने भी बहुत समय से काम किया है भाई रेलवे विभाग में, क्या जिस तरह की जो आज घटना हुई है कि जो लोको पायलट अपनी ट्रेन को पीछे हटाकर ट्रेन से बाहर व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को उठाया और ट्रेन में उठाकर अगले स्टेशन पर सूचना दे दी, ऐसा पहले कभी देखा है आपने? नहीं, ये तो हमारे यहाँ रूटीन में मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है तो ट्रेन में लेकर आते हैं आदमी को। अगर मान लो घायल अवस्था में है तो ड्राइवर गाड़ी को रोक के अगर तो उसको लेकर आते हैं। जो भी नजदीक स्टेशन होता है, एम्बुलेंस की सुविधा होती है तो वहां पर दिया जाता है उसको। तो उसका स्टेशन मास्टर का कर्तव्य है कि उसको एम्बुलेंस को बुलाए और उसको वहां पे भिजवाए। देखिए रेलवे विभाग की आपने काफी जगह पर जो है खामियां तो देखी होगी, पर जिस तरह का जो कार्य यहाँ पर किया गया वह कहीं ना कहीं लोको पायलट के साथ साथ परतापुर स्टेशन के सभी कर्मचारियों को सलूट करने का मन करता है। भगवान करे उस व्यक्ति की जान बच जाती, पर कहीं ना कहीं उसको बचाया नहीं जा पाया सका और इन लोगों ने अपनी मेहनत की। परतापुर से, मेरठ से अपना जिला के लिए शैलेंद्र दराना की रिपोर्ट। कांग्रेस कार्यालय बुढ़ाना गेट पर महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा की अध्यक्षता में भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं स्वतंत्रता सेनानी आचार्य नरेंद्र देव की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पण की गई। उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने तीनों महान विभूतियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प दोहराया। इस तरह महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और देशभक्ति से भारत को कई दिशा दी है। इस तरह महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और देशभक्ति से भारत को नई दिशा दी है, जबकि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। वहीं आचार्य नरेंद्र देव ने स्वतंत्रता आंदोलन में बौद्धिक व वैचारिक योगदान से कांग्रेस को नई ऊर्जा दी। पूर्व जिलाध्यक्ष अवनीश काजला ने कहा कि आज देश को फिर से इंदिरा गांधी जैसी मजबूत इच्छा शक्ति और सरदार पटेल जैसे निर्णय क्षमता वाले नेताओं की आवश्यकता है। मेरठ के पांचली ग्राम समाज की सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन इंडिया के दर्जनों सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन डीएम कार्यालय पर सौंपते हुए बताया कि पांचली ग्राम समाज की लगभग 150 करोड़ की जमीन, जो कि फर्जी तरीके से भूमाफिया प्रदीप जैन और ऋतु जैन द्वारा प्रशासनिक कर्मचारियों अधिकारियों से सांठगांठ करते हुए फर्जी बैनामे और रजिस्ट्री करवा ली गई थी, उसकी जांच के लिए भारतीय किसान यूनियन इंडिया लगातार संघर्ष कर रही है। और काफी दिनों तक जांच समिति गठित न किए जाने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहलवान मुनेंद्र गुर्जर ने 8 अक्टूबर को धरने की घोषणा करते हुए मेरठ सदर तहसील के प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि लगभग 6 घंटे चले धरने के बाद 2 घंटे चली प्रशासनिक अधिकारियों से वार्तालाप के बाद तहसीलदार रवि प्रजापति ने उसी दिन लिखित में नायब तहसीलदार सोहनपाल को अध्यक्ष नियुक्त करते हुए 8 सदस्यीय जांच समिति गठित करते हुए धरने के दौरान ही 15 दिन का समय लेते हुए निष्पक्ष जांच कराने और इस जमीन में जितने भी बिंदुओं पर ग्रामवासियों की आपत्ति थी उन सभी बिंदुओं पर जांच करने की बात कही थी, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारा मवाना तहसील का एक गांव पड़ता फिटकरी, उसमें लगभग 200 से 250 वर्ष पुराना एक तालाब कुआं था। उस कुआं को कुछ दबंगों द्वारा अवैध रूप से कब्जाने का कार्य हो रहा। कुआं या तालाब की जो जमीन होती है वो एलएमसी की होती, उसकी देखरेख तहसील प्रशासन या ब्लॉक प्रशासन की होती, और लेकिन तहसील प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है और उसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका एसडीएम मवाना की है। उसे कब्जवाने के लिए हम उनसे कल मुलाकात करी तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकते। तो उसमें जिम्मेदार जो है कुएं को कब्जाने में एसडीएम मवाना है। प्रशासन जो है शासन प्रशासन तहसील मवाना वो उसमें अहम भूमिका निभा रहा कब्जा करवाने में। तो हमारी मांग ये है डीएम साहब से, या तो उस कब्जे को कब्जा मुक्त करा दे, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन होगा, उसका जिम्मेदार एसडीएम मवाना होंगे। समस्या बड़ी पुरानी है, लंबित है और इनके भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाली है। समस्या है पांचली गांव की ग्राम समाज की भूमि लगभग 150 करोड़ की आज की डेट में संपत्ति है, जिसको इन्होंने भ्रष्टाचार के चलते उसको पहले पट्टा बना दिया, पट्टे में निरस्त हुआ, ग्राम सभा की भूमि दर्ज हुई, उसके बाद में पीछे के रास्ते से कोर्ट में मामला डाल के उसको हरावा दिया। उसके बाद में भ्रष्टाचार के चलते वहाँ पे कई सारे फर्जी बैनामे करे। बहुत दिन से मुद्दा उठा रहे हैं, पहले आपने भी कवरेज किया हुआ है, हमने ज्ञापन दिया था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, तहसील प्रशासन को चेताने के लिए, जांच कमेटी गठित कराने के लिए हमने अनिश्चितकालीन धरना घोषित करा था। और उसके बाद 8 अक्टूबर को धरना उन्होंने ये कह के 15 दिन का समय लेके वहाँ पे मान मनोबल करके 6 घंटे धरना चला। 2 घंटे बाद
वार्ता चलने के बाद पूरा आश्वासन देके कि हमारी प्रत्येक जहाँ पे 12 बिंदु पे जाएगी वहाँ पे हमारे नियुक्त किए गए प्रतिनिधि आदरणीय राष्ट्रीय वरिष्ठ संगठन मंत्री अनिल प्रधान जी, जो पूर्व प्रधान है ग्राम पांचली के, उनको बिंदु पे पहुँच के सूचना दी जाएगी, अवगत कराया जाएगा, जांच फाइनल करने पहले से पढ़ाई जाएगी और साक्ष्य जो प्रस्तुत इन्होंने किए हैं वो लगाए जाएंगे। कल हमें पता लगा कि जांच आनंद में कंप्लीट कर ली गई है। कंप्लीट करने के बाद आप डीएम साहब से मिले आज? विरोध करने के बाद में वो जांच में शामिल नहीं पाए गए, साक्ष्य इन्होंने बर्बाद कर दिए और उसमें कोई हवाला नहीं दिया गया। आज डीएम साहब से मिलने हम आए हैं, अभी जा रहे हैं डीएम साहब के पास में, और डीएम साहब को यही अवगत कराने आए हैं हम कि इस तरीका का खिलवाड़ कभी भी बिल्कुल भी होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ग्राम समाज की भूमि है, सरकारी भूमि है, हमारा ना उसमें 1 रुपये का फायदा होने वाला है, ना कोई पट्टा कटने वाला है, ना कोई चीज़ होने वाली है। ग्राम समाज की भूमि है, उसको भूमाफियाओं से मुक्त कराएं। अपनी सरकारी भूमाफिया कौन है? भूमाफिया है प्रदीप जैन और रितु जैन। मेरठ में लौह पुरुष और देश की एकता के प्रतीक भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को मेरठ के जिमखाना मैदान में भी रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, सामाजिक संगठनों, एनजीओ और आम नागरिकों के साथ भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने भी रन फॉर यूनिटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली जिमखाना मैदान से शुरू होकर बच्चा पार्क, शिव चौक, कचहरी पुल, मेरठ कॉलेज, चौधरी चरण सिंह पार्क होते हुए कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम पर जाकर संपन्न हुई। इस दौरान सभी में जोश, जुनून, जज्बा देखने को मिला। रैली से पूर्व कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम समाज में एकता, अखंडता और राष्ट्रीय भावनाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के बाद जब पूरा देश रियासतों, मतभेदों और अस्थिरता के बीच दिशा खोज रहा था, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल दृढ़ता, निर्णय क्षमता और अटूट राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बनकर खड़े हुए। सरदार पटेल एक ऐसे नेता थे जिन्होंने ना तलवार से, ना जंग से, बल्कि अपनी अटल इच्छा शक्ति और राजनीतिक बुद्धिमत्ता से 562 रियासतों को एकजुट कर भारत को अखंड बनाया। आजादी के बाद भारत की जो तस्वीर हम देखते हैं, एक मजबूत एकीकृत राष्ट्र, वो दरअसल पटेल के लौह संकल्प का परिणाम है। यही कारण है कि उन्हें न केवल भारत का लौह पुरुष कहा गया, बल्कि वह आज भी राष्ट्र निर्माण के सभी सबसे प्रेरणादायक स्तंभों में से एक माने जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं जयंती है और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो देश के लिए किया, एकता अखंडता के लिए कार्य किया, उसको सदैव हम सब उनके प्रति ऋणी रहेंगे। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो भारत खंड खंड में विभाजित होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही, उनकी कठोरता, उनके कुशल राजनीतिक के कारण ही 562 रियासतें जिनको यह ऑप्शन दिया गया था कि चाहे भारत में रहे, चाहे पाकिस्तान में रहे, चाहे वह स्वतंत्र रहे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ही है जो सभी रियासतों को एक करने का काम किया और उसीलिए आज भारत एक है, अखंड है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब उन्होंने 2013 में जब मुख्यमंत्री थे तो वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से उनकी स्मृति में केवड़िया में मूर्ति बनवाने का काम किया और देश भर के किसानों से लोहा मंगवाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों और पुलिस कमिश्नरेट मुख्यालयों पर हुआ, जिसका उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करना है। इसमें पुलिसकर्मी, छात्र, एनसीसी कैडेट और सम्मानित नागरिक तिरंगे झंडे के साथ देशभक्ति का संदेश देते हुए दिखाई दिए। वहीं इसी कार्यक्रम में मेरठ के थाना गंगानगर पुलिस की पूरी टीम ने एक दौड़ 1 से 5 किलोमीटर की दूरी तक आयोजित की, जो राष्ट्रीय समरसता का प्रतीक बनी। मुख्य अतिथि सीओ सदर देहात शिव प्रताप सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम भारत की एकता और अखंडता के प्रति नागरिकों की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी थानों, स्कूलों, कॉलेजों, एनसीसी, स्काउट्स और स्थानीय नागरिकों की सहभागिता के साथ यह दौड़ आयोजित हुई, जिसमें तिरंगे झंडे और राष्ट्रीय नारों के साथ देशभक्ति का वातावरण बना। उन्होंने बताया कि रन फॉर यूनिटी सुबह 7 से 10 बजे के बीच आयोजित हुई। प्रत्येक थाने या पुलिस मुख्यालय से 1 से 5 किलोमीटर की दूरी तक दौड़ का आयोजन हुआ। मार्ग का चिन्हांकन, दिशा संकेतक, बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इस दौरान थाना प्रभारी गंगानगर अनूप सिंह, पैरा एथलीट रवि कुमार, पूर्व पार्षद गुलबीर सिंह, क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति, स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट रन फॉर यूनिटी में मौजूद रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था। इसमें थाने का स्टाफ व 2 स्कूल, गार्गी व टैप्स के बच्चे शामिल हुए थे
और हमने एकता का संदेश देने के लिए इस रन का आयोजन किया है। ये थाना से प्रारंभ होकर गार्गी कॉलेज तक ये आयोजन किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर जानी पुलिस की ओर से शुक्रवार को दौड़ प्रतियोगिता कराई गई। कार्यक्रम का नेतृत्व जानी थाना प्रभारी अखिलेश मिश्र ने किया। दौड़ की शुरुआत CLM इंटर कॉलेज जानी से हुई, जो जानी गंग नहर तक गई और वहीं से वापस कॉलेज परिसर में समाप्त हुई। इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। थाना प्रभारी अखिलेश मिश्र ने बताया कि सरदार पटेल के आदेशों से प्रेरणा लेते हुए इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय एकता और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में जानी थाना पुलिस का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। गुरुवार देर शाम नवनियुक्त प्रबंधन निर्देशक रवीश गुप्ता ने ऊर्जा भवन पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान विद्युत विभाग के अधिकारियों ने उन्हें बुके देकर स्वागत किया। नवनियुक्त प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता ने कार्यभार ग्रहण करते के पश्चात प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की और योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में उन्होंने निर्देशित किया कि PVVNL के लिए विद्युत उपभोक्ता का हित सर्वोपरि है, इसलिए उपभोक्ताओं के साथ सामंजस्य बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए, जबकि बिजली चोरी को रोकते हुए लक्ष्य को 100% हासिल किया जाए। थाना जानी क्षेत्र की सुभारती चौक क्षेत्र के ग्राम पांचली बागपत रोड पर रेलवे ओवरब्रिज के पास स्थित प्लास्टिक के खिलौने बनाने की फैक्ट्री से बीते 2 दिन बिजली के मोटर की चोरी हो गई थी। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो इस दौरान एक पूरा चोरी और नशे का गिरोह सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रविंद्र उर्फ लड्डू, रिजवान, शिवम उर्फ सिब्बू और प्रवीण उर्फ खली शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 20 HP की मोटरें, 180 नशीली गोलियां और 82 ग्राम से अधिक नशीला पाउडर बरामद किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी रिजवान पहले से ही कई चोरी और नशे के मामलों में वांछित था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। यह खबर बिजनौर से आ रही है। भले ही प्रधानी चुनाव को लेकर अभी तक कोई घोषणा न हुई हो, लेकिन गांव-गांव दावतों का दौर शुरू हो गया है। प्रधान पद के दावेदार अभी से ही चुनावी मैदान में ताल ठोकने लगे हैं। इन सबके बीच बिजनौर में एक मंदिर में ऐसा ऐलान कराया गया जिसने सुरा प्रेमियों की बाँचें खिलाने का काम कर दिया। ऐलान हुआ कि पास के गांव स्थित ठेके से सुबह 10 से 11 बजे तक शराब फ्री मिलेगी। माना जा रहा है कि प्रधान पद के दावेदार ने ऐसा ऐलान कराया। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह पूरा मामला किरतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत आलमपुर गंगा उर्फ गंगावाला टांकली के शिव मंदिर का है। देर शाम मंदिर से ऐलान किया गया कि 31 तारीख को सुबह 10 से 11 बजे तक केवल ग्रामीणों के लिए शराब का ठेका फ्री रहेगा। कोई भी ग्रामीण गांव चिताकर स्थित ठेके से फ्री में शराब ले सकता है। यही नहीं, ऐलान का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल किया गया। बताया जा रहा है कि गांव में प्रधानी चुनाव को लेकर किसी दावेदार ने इस तरह का ऐलान कराया है। एक बार नहीं, 4 से 5 बार यह ऐलान कराया गया। बताया जा रहा है कि इस ऐलान के बाद सुरा प्रेमियों ने इसके लिए विशेष तैयारी कर ली थी, लेकिन जैसे ही मामला पुलिस प्रशासन तक पहुंचा तो अधिकारी हरकत में आ गए। पुलिस द्वारा शिव मंदिर के सेवादार धर्मवीर सिंह से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि एक ग्रामीण के कहने पर मंदिर से ऐसा ऐलान किया गया था। थाना प्रभारी पुष्पा देवी ने बताया कि पुजारी धर्मवीर सिंह ने माफीनामा लिखकर दे दिया है। ऐलान करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नजीबाबाद SDM शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि फ्री शराब बांटने के लिए मंदिर से ऐलान कराना बहुत ही गंभीर मामला है। यह धार्मिक भावना से खिलवाड़ है। नायब तहसीलदार और इंस्पेक्टर को जांच सौंपी गई है। ऐलान कराने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक सूचना सुनिए। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि 31 तारीख में शराब का ठेका 1 घंटे के लिए फ्री हो जाएगा। 31 तारीख में शराब का ठेका 1 घंटे के लिए फ्री हो जाएगा। 10 बजे से 11 बजे तक शराब का ठेका फ्री हो जाएगा। 31 तारीख में शराब का ठेका 10 बजे से 11 बजे तक पूरी हो जाएगा। जिस किसी को शराब लाने हो ला सकते हैं, जिस किसी को भी शराब लानी हो ला सकते हैं। आलमपुर गंगा पंचायत, आलमपुर गंगा पंचायत। आलमपुर गंगा का लिए आलमपुर गंगा के लिए शराब का ठेका 31 तारीख में 10 से 11 तक फ्री हो जाएगा। ध्यान में आलमपुर
गंगा के लिए समाप्त करने का 31 तारीख में 10 बजे से 11 बजे तक शराब फ्री मिलेगी। धन्यवाद। बुलंदशहर के नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार की बहू और पेशे से आर्किटेक्ट शेफाली गर्ग ने दहेज उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाते हुए एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। शेफाली की शादी उद्योगपति ब्रजमोहन अग्रवाल के बेटे सूर्यांश अग्रवाल से नैनीताल रामनगर में स्थित एक लग्जरी रिजॉर्ट में हुई थी। कोविड काल में हुई इस शाही शादी पर लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। आरोप है कि शादी के बाद ससुराल पक्ष रिजॉर्ट बनवाने के लिए 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मांग कर रहा था। शेफाली का आरोप है कि लगातार दहेज के लिए दबाव डाला गया और मानसिक उत्पीड़न किया गया। इतना ही नहीं, पति सूर्यांश ने बिना जानकारी दिए कोर्ट में तलाक का केस भी दाखिल कर दिया। परेशान होकर शेफाली ने एसएसपी से शिकायत की, जिसके बाद एसएसपी ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरी शादी को 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। एक अच्छी फैमिली, बुलंदशहर मोहन डेयरी वाले बहुत ही नोन, बहुत पावरफुल और पैसे वाले लोग हैं। ऐसा मैं 4 साल से ज़्यादा हो गया देख भी रही हूँ, और यहाँ सिर्फ अब इसलिए आई हूँ क्योंकि लिमिट बहुत ज़्यादा क्रॉस हो चुकी है। जिस दिन से शादी हुई है, मेरी सासू माँ कहती है मैं गरीब घर की हूँ, जबकि मेरे पापा ने अपनी से ज़्यादा, जितना हो सकता है उससे ज़्यादा उन्होंने पैसा इसमें लगाया है। मेरी 3 साल की बच्ची है, शादी के 1 साल बाद मुझे बेटी हुई, ताशवी अग्रवाल उसका नाम है। अब वो मेरे साथ कंटिन्यूसली चीज़ें हो रही है। पापा जी मारते हैं, गालियाँ देते हैं गंदी गंदी। सूर्यांश जी मारते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड का नाम सूर्यांश अग्रवाल है। वो कमरे में मारते हैं, वो बाहर नहीं मारते, लेकिन पापा जी मारते हैं और गाली देते हैं, और सूर्यांश जी हस्बैंड वहीं पे खड़े रहते हैं। कल भी मेरी नंदे मुझे नंदे भी अब्यूज़ करती है, और कल मेरी नंदे, कल पंखुरी अग्रवाल मेरी जो बीच वाली नंद है, उन्होंने मुझे कल गाली भी दी और बाहर जाके थप्पड़ भी मारा जहाँ कैमरा नहीं था। मेरे साथ ये चीज़ें कंटिन्यूसली हो रही है। बस अब बहुत बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं इस घर में ही रहती हूँ। सामने आने का रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि 4 साल हो गए और झेलते झेलते, और इन्होंने 6 महीने पहले डाइवोर्स भी डाल दिया। मैं अपने भाई की शादी में गई थी, पहले इन्होंने शादी में भेजा नहीं, और जब मैं शादी में गई, जाने के बाद इनकी परमिशन से गई, जब मैं वापस आई तो इन्होंने उसमें डाइवोर्स केस डाल दिया। मुझे फ़ोटो भेजी कि डाइवोर्स डाल दिया है हमने, और मेरे इसमें जो भी लिखवाया है कि मैं बुलंदशहर नहीं रहती, मैं बुलंदशहर यहीं पर रहती हूँ, मेरी जीपीएस लोकेशन यहीं की है, मैं यहीं रहती हूँ, घर में रहती हूँ, सूर्यांश जी के साथ रहती हूँ। जैसे शादी से पहले, मतलब डाइवोर्स से पहले रहते थे, वैसे ही सेम डाइवोर्स के बाद रहती हूँ। कोई भी फ़र्क नहीं है, वैसे ही चीज़ें, मतलब मैं उस घर में ही रहती हूँ। मैं मायके अपने जा भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि डाइवोर्स चल रहा है, मैं गई ही नहीं हूँ। और वो इसमें लिखवाया मेरी ज्वेलरी सारी, मैं अपना स्त्रीधन लेके जा चुकी हूँ। ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया। मेरा सारा स्त्रीधन इनके पास है, माँ के पास, सूर्यांश जी के पास, इनके लॉकर में रखा हुआ है। मेरे भाई की शादी में भी इन्होंने पहनने के लिए मुझे एक ज्वेलरी नहीं दी थी। सब, मतलब मेरे पास सब कुछ भी नहीं है। मैं बुलंदशहर रहती हूँ, मेरा घर, मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। सडनली डाइवोर्स डाल दिया है, सब टॉर्चर कर रहे हैं। मेरा 1 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है, 4-5 डॉक्टर में चेंज कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे इतना मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। बार बार कभी कुछ अब्यूज़ करना, कभी कैसे करना, कभी मैसेज करना, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बस 1 महीना हो गया है ये सब। मतलब मेरा डॉक्टर के पास जाते जाते मुझे डॉक्टर भी कह रहा है आपको मेंटली रिलैक्स करने की ज़रूरत है, और मतलब ना मुझे काम करने देते हैं, घर में बस बंद करके रख लिया है। मैं आर्किटेक्ट थी शादी से पहले, मेरा बाय प्रोफेशन में आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन बस अब ये मारपीट, अब्यूज़, गाली, डाइवोर्स, जब मनाया डाइवोर्स डाल दिया, अब किचन ऊपर बनवा दी कि ऊपर रहो, यही सब चल रहा है बस मेरे साथ। बुलंदशहर के शिकारपुर में एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया, जहां मामी ने भांजे की हथौड़े से पीट कर निर्मम हत्या कर दी। गंज सादात मोहल्ला निवासी रुखसाना ने आरोप लगाया कि उसका 35 वर्षीय भांजा इमरान उस पर गलत नजर रखता था। बीते दिन भी इमरान ने रुखसाना की इज्जत पर हाथ डालने का प्रयास किया था, जिसके बाद गुस्से में उसने इमरान पर हथौड़े से कई वार कर दिए और उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या के बाद रुखसाना ने थाना पहुंचकर सरेंडर किया तो थाने में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने रुखसाना को गिरफ्तार कर तमाम पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है। दिनांक 30 अक्टूबर को शाम लगभग 8 बजे थाना शिकारपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के कस्बा शिकारपुर स्थित लाल दरवाजा मोहल्ला निवासी एक 35 वर्षीय युवक इमरान, जो अपने मामा जावेद के घर किसी काम से गया था, वहां मामी रुखसाना से किसी बात पर कहासुनी होने के बाद मामी के द्वारा
सिर में हथौड़ा मारकर इमरान को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। सूचना पर तत्काल थाना शिकारपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी शिकारपुर के द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल युवक को परिजनों के साथ CHC शिकारपुर ले जाया गया, जहां से उसे जिला चिकित्सालय बुलंदशहर रेफर किया गया। बुलंदशहर जिला चिकित्सालय से उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जहां रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में मृतक युवक इमरान के परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना शिकारपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। आरोपी मामा जावेद एवं मामी रुखसाना को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार इलाके में वृंदावन सोसाइटी के मंदिर में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने मंदिर से साउंड सिस्टम सहित करीब 50,000 रुपए मूल्य के बर्तन और अन्य सामान चुरा लिए। सबसे खास बात यह है कि पूरी चोरी की घटना मंदिर के CCTV कैमरे में कैद हो गई। यह मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चोरी की यह घटना रात के समय हुई, जब मंदिर में कोई मौजूद नहीं था। चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और साउंड सिस्टम, पूजा के बर्तन व अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। मंदिर समिति के सदस्यों ने सुबह मंदिर खोलते समय चोरी का पता लगाया और तुरंत विजयनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। CCTV फुटेज में स्पष्ट रूप से 2 से 3 संदिग्ध व्यक्ति मंदिर के अंदर घुसते और सामान लेकर बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। फुटेज की मदद से पुलिस चोरों की पहचान करने में जुटी हुई है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही आरोपी पकड़ लिए जाएंगे। गाजियाबाद के मोदीनगर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। 17 वर्षीय छात्रा के साथ उसके ही फुफेरे भाई ने घर की छत पर दुष्कर्म किया और विरोध करने पर उसे छत से नीचे फेंक दिया। पीड़िता गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी किशोरी से 8 साल से दुष्कर्म करता आ रहा था। दरअसल निवाड़ी थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाला परिवार 27 अक्टूबर की रात रोज की तरह घर की छत पर सो रहा था। परिवार के बाकी सदस्य नीचे थे, जबकि इंटर में पढ़ने वाली किशोरी छत पर सो रही थी। देर रात परिजनों ने अचानक चीख सुनी और देखा कि बेटी नीचे गिरी पड़ी है। घायल अवस्था में उसे तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर मेरठ रेफर कर दिया गया। अस्पताल में होश में आने के बाद किशोरी ने बताया कि रात में उसकी बुआ का बेटा कृष्णा घर की छत पर आ गया था। उसने जबरन दुष्कर्म किया और विरोध करने पर उसे बेरहमी से पीटा। किशोरी ने जब मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसे छत से नीचे फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। किशोरी के बयान से परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि आरोपी पिछले 8 वर्षों से उसके साथ दुष्कर्म करता आ रहा था। पहली बार जब वो मात्र 9 साल की थी तब यह घिनौनी हरकत की गई थी। इसके बाद आरोपी धमकाकर बार बार शोषण करता रहा। विरोध करने पर कई बार मारपीट भी की गई। इस संबंध में ACP मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल किशोरी का इलाज चल रहा है। हालत में सुधार होने पर उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया जाएगा। कार्तिक माह में पूर्णिमा पर लगने वाले पवित्र गंगा स्नान मेले में श्रद्धालुओं ने जाना आरंभ कर दिया है। किसानों का मेला कहे जाने वाले गंगा स्नान मेले के लिए किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली, भैंसा बुग्गी, घोड़ा तांगा लेकर डीजे के साथ जाने लगे हैं। श्रद्धालु डीजे के साथ निकले तो लोग अपने वाहन रोककर जत्थे को देखने लगे। गंगा स्नान गढ़ मेले में जा रहे सकौती के किसानों ने जत्थे में शामिल दीपक सिरोही ने बताया कि उनके गांव से अंकित सिरोही, प्रिंस सिरोही, हनी, संजीव, नीटू दहिया, मोनू दहिया, निशांत सिवाच, मोनू, मलिक, ब्रह्मपाल सहरावत, जय भगवान पंवार, अंकित मोतला, नवनीत मोहित आदि किसान डीजे के साथ अपने ट्रैक्टर ट्रॉली, भैंसा बुग्गी और घोड़ा तांगा और कार में सवार होकर पवित्र स्नान के लिए निकले हैं। लाला का बाजार स्थित एंजल एकेडमी में शुक्रवार को हैलोवीन डे मनाया गया, जिसमें सभी बच्चों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सुंदर सुंदर वेशभूषा पहनकर यह डे मनाया। स्कूल के चेयरपर्सन कीर्ति अनुराग गुप्ता और स्कूल के डायरेक्टर ईशिका यशराज गुप्ता ने सभी बच्चों को समझाया कि हर साल 31 अक्टूबर को हैलोवीन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत करीब 2000 साल पहले हुई थी। इस दिन वह
फसल के मौसम के अंत और सर्दियों की शुरुआत का जश्न मनाते हैं। स्कूल की प्रिंसिपल श्वेता वर्मा ने बताया कि इस दिन बच्चे घर सजाते हैं, कद्दू पर चेहरे बनाते हैं और घर घर जाकर मिठाई लेते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को कैंडी भी बांटी गई। कार्यक्रम को सुंदर और सफल बनाने में सभी अध्यापिकाओं और स्कूल मैनेजर अमित मुंजाल का विशेष सहयोग रहा। गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में मेरठ के सदर बाजार स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी श्रद्धालुओं ने श्री राधा कृष्ण के भजन सुनाकर नृत्य किया और भगवान की जय जयकार लगाई। बताया जाता है कि सनातन परंपरा गाय को अत्यंत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। जिस गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता के वास होने की मान्यता है, उससे जुड़ा गोपाष्टमी का पावन पर्व हर साल कार्तिक मास की अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है। कार्यक्रम के उपरांत भगवान को भोग लगाकर सभी को प्रसाद वितरित किया गया। अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों के लिए अपना जिला से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।